जय श्री कृष्ण बच्चों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है कैथोड के ऊपर। जो एक्सरे ट्यूब के अंदर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एक कैथोड होता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो कैथोड के बारे में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। कैथोड के बारे में हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से, कैथोड क्या होता है क्या नहीं। उसमें जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो बना होता है, वो टंगस्टन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और टंगस्टन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो इसमें क्यों यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक्सरे ट्यूब में दो टर्मिनल होते हैं। सबसे पहला हो गया पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मतलब कि एक जो टर्मिनल रहेगा, एक साइड रहेगा वहां पे पॉजिटिव रहेगा और एक साइड रहेगा वहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब नेगेटिव साइड है वो। इसके अंदर क्या क्या होता है कैथोड के अंदर एक फिलामेंट होता है, कनेक्टिव वायर होता है दो, और एक मेटेलिक फोकसिंग कप होता है। ये तीनों चीजें कैथोड के अंदर होती हैं। अब फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। जो कनेक्टिव वायर है ये वोल्टेज सप्लाई करता है, वोल्टेज और करंट सप्लाई करता है। तो ये वोल्टेज 10 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो सप्लाई करेगा और 3 to 5 एम्पियर की ये करंट सप्लाई करेगा। और जो मेटेलिक फोकसिंग कप है वो इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है एनोड की तरफ या फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। चलिए हम देख लेते हैं इमेज में कौन सी चीज कहां पर है। देखिए ये जो दोनों वायर जा रहे हैं, ये वायर दिख रहे होंगे आपको, ये हो गए हमारे कनेक्टिव वायर। इसमें से हमें वोल्टेज और करंट सप्लाई करते हैं कैथोड को। अब दूसरा हो गया हमारा फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है। जो ये अंदर दिख रहा है छोटा सा जो वायर जहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये जो छोटा सा है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसको बोला जाता है फिलामेंट। ये बना होता है टंगस्टन का। और जो इसके साइड में जो ये चीजें दिख रही है, आपको ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगी, ये जो दोनों चीजें दिख रही है ये होती है फोकसिंग कप। मतलब कि एक कप बना रखा है इलेक्ट्रॉन्स को फोकस के लिए, क्योंकि यहां से देखो, यहां से तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो जो इसके साइड में जो बना रखे हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फोकसिंग कप है, एक कप जैसा बना रखा है, इसलिए उसका नाम फोकसिंग कप रखा गया है। तो आगे समझिए। और इस पूरे को हम बोलते हैं कैथोड टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो एक स्पाइरल फॉर्म में होता है, मतलब कि जो स्प्रिंग देखी होगी आप सभी ने, स्प्रिंग की तरह रहता है, स्प्रिंग के जैसा ही रहता है, वो घुमा हुआ ऐसे ही कोइल रहता है, वर्टिकल स्पाइरल होता है। ठीक है, वर्टिकली मतलब कि लंबा होता है और स्पाइरल शेप में होता है। तो उसका जो डायमीटर होता है, जो घूम रहा है, उसका जो मोटाई होती है वो अप्रोक्स होती है 0.2 mm की उसकी मोटाई होती है, डायमीटर होता है उसका, इतनी जगह वो घेर लेता है। और जो उसकी लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होती है। तो उससे जो हमारा फिलामेंट हो गया, टंगस्टन का जो फिलामेंट हो गया, जो छोटा सा हमने देखा था जो स्प्रिंग जैसा है, वो उसका काम ये होता है कि जब कैथोड टर्मिनल के अंदर करंट सप्लाई किया जाएगा, तो करंट सप्लाई करने की वजह से वहां पे थर्मोनिक इमिशन होगा। थर्मोनिक इमिशन होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ा के वो थर्मोनिक इमिशन करेंगे, मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। तो वहां से टंगस्टन थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ही कम इवेपोरेट होगा, मतलब कि वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ये सब काम कहाँ हो रहा है, वैक्यूम के अंदर हो रहा है। ठीक है, वहां कोई गैसेस या फिर कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो वैक्यूम में काम हो रहा है सारा। तो इसकी वजह से जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लिबरेशन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। पर ये एक लिमिट टेम्परेचर तक ही काम करेगा। एक लिमिट से ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो थर्मोनिक इमिशन नहीं होगा, उससे ज्यादा वो एक लिमिट में ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा कर दिया तो फिर उसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, नहीं, उसकी वजह से फिलामेंट जल जाएगा, फिलामेंट वहां पर खत्म हो जाएगा। तो एक लिमिट से ज्यादा उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट होंगे। तो वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिलामेंट को सराउंड कर लेते हैं, मतलब कि वो सारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो सारे फिलामेंट को घेर लेते हैं चारों तरफ से। और वहां पर उस वजह से जो म्यूचुअल रिपल्सन होता है, म्यूचुअल रिपल्सन क्या होता है, अगर एक ही चार्ज के अगर एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, जैसे कैथोड के अंदर या फिर फिलामेंट के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों अगर एक जगह रहेंगे तो इसमें म्यूचुअल रिपल्सन होगा, मतलब कि ये एक पास में नहीं रह सकते, ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे। कैथोड तो कहीं जा नहीं सकता, तो उसकी वजह से क्या होगा,
होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की तरफ स्ट्राइक होंगे, मतलब कि उस तरफ जाएंगे। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं, अगर उनको फोकस नहीं किया गया फोकसिंग कप से, तो क्या होगा, वो एनोड पे कहीं पे भी जाके स्ट्राइक हो जाएंगे, कहीं पे भी जाके वो वहां पे बम्बार्डमेंट हो जाएगा उनका, वहां पर वो जाके स्ट्राइक कर देंगे। तो उसकी वजह से जो एनोड है उसकी लाइफ भी शॉर्ट होगी, मतलब कि वो कहीं पे भी जाके अगर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से एनोड की लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब कि एनोड ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, वो एनोड फेल हो जाएगा, मतलब कि एनोड या तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, या एनोड वहां से टूट जाएगा। और इमेज की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वो कहीं पे भी स्ट्राइक हो रहे हैं और वो जो एक्सरे निकल रही है वो बहुत ही लो क्वालिटी की निकलेगी, तो इसलिए इमेज की क्वालिटी हमारी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इस वजह से इसमें फोकसिंग कप दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पे फोकस करता है। जो एनोड है उस पे एक जगह दी हुई है, जो फोकल स्पॉट है, फोकल स्पॉट नाम की एक जगह दी हुई है, उस पे जो फोकसिंग कप है वो फोकस करता है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स जाके फोकल स्पॉट पे स्ट्राइक होते हैं, उसकी वजह से हमारी एक्सरे निकलती है जो अच्छी क्वालिटी में निकलती है और इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। और जो एनोड रहता है उसकी लाइफ भी उससे बढ़ जाती है, क्योंकि वो हर जगह पे जाके स्ट्राइक नहीं करेगा, एक ही जगह पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो इसी वजह से जो फोकसिंग कप है उसको बनाया गया है, जो कि फिलामेंट को सराउंड करके, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है फोकल स्पॉट के ऊपर या फिर एनोड के ऊपर। तो जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है, उसमें डबल फिलामेंट भी होते हैं, मतलब कि दो फिलामेंट हो गए, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, दो फिलामेंट हो गए। तो दो फिलामेंट का काम क्या रहेगा, अगर ज्यादा बड़ा एक्सपोजर है तो बड़ा जो लार्जर रहेगा वो करेगा, और जो अगर छोटा एक्सपोजर रहेगा जिसमें कम करंट या फिर कम वोल्टेज दिया गया है तो उसमें छोटा काम कर लेगा। तो इस वजह से ये दो दिए गए हैं, डबल फिलामेंट दिए गए हैं। पर जो एक पर्टिकुलर एक्सपोजर होता है, अगर एक बार एक्सपोज किया हमने तो केवल एक ही फिलामेंट उसमें वर्क करेगा। अगर एक एक्सपोजर कर रहे हैं, एक सिंगल एक्सपोजर कर रहे हैं तो उसमें एक ही फिलामेंट यूज होगा, उसमें दोनों फिलामेंट एक साथ काम नहीं करेंगे। और जो नई ट्यूब आ रही है, जो मॉडर्न ट्यूब आ रही है, उसमें 3 फिलामेंट्स भी होते हैं, उसको ट्रिपल फोकस ट्यूब बोला जाता है। 3 फिलामेंट हो जाएंगे, इसमें जब हम पढ़ रहे हैं उसमें 2 है, उसमें 3 हो जाएंगे, तो उसको ट्रिपल फोकस ट्यूब बोला जाता है। पर ये बहुत ही कम यूज होती है, जो हमारी जो रेगुलर यूज होती है वो होती है डबल फिलामेंट, एक छोटा और एक बड़ा। चलिए हम इसकी इमेज देख लेते हैं आगे। देखिए आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है, इसको फिलामेंट बोला जाता है। ये होता है हमारा फिलामेंट, ये जो है ये फिलामेंट होता है। ये देखिए एक ये जो लार्जर है और ये स्मॉलर है, ये बड़ा है ये छोटा है, आया समझ। तो ये जो फिलामेंट हो गया छोटा, ये छोटा फिलामेंट हो गया। इसका जो यूज किया जाता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, ये जो फोकल स्पॉट जो रहते हैं, फोकल स्पॉट जो एनोड में पढ़ेंगे हम, फोकल स्पॉट रहते हैं, जो फोकल स्पॉट वो भी डबल फोकल स्पॉट रहते हैं, 2 फोकल स्पॉट रहते हैं, एक बड़ा रहता है फोकल स्पॉट, एक छोटा रहता है। तो जो बड़ा अपना फिलामेंट है, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो जाके स्ट्राइक होंगे लार्ज फोकल स्पॉट पे, और जो स्मॉल फिलामेंट है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक होंगे स्मॉल फोकल स्पॉट के ऊपर। तो जब भी अगर एक सिंगल एक्सपोजर कर रहे हैं तो इसमें या तो स्मॉल यूज हो जाएगा, या तो ये वाला यूज होगा, या ये वाला यूज होगा, दोनों में से कोई एक ही यूज होगा। और ये देखिए चारों तरफ इसमें इसको सराउंड किया हुआ है, इसको घेरा हुआ है, तो ये होता है हमारा फोकसिंग कप। ये फोकस करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पे। अगर ये नहीं रहेगा, अगर इसको हटा दिया जाए, देखिए आप खुद देखिए, ये जनरल सी बात है, अगर इसको हटा दिया जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सभी तरफ चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि वो सामने ही जाएंगे, जहां पे फोकस किया हुआ है वहीं जाएंगे, वो कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए इसको फोकसिंग कप को इसमें रखा गया है, इसलिए फोकसिंग कप का यूज किया जाता है। देखिए अब हम अच्छी इमेज देख लेते हैं। ये नॉर्मली ये होता है, आप देखिए ये होता है हमारा कैथोड, ये जो ट्यूब के अंदर होता है यही होता है कैथोड। अब इसमें देखिए ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये दोनों दिख गए आपको, ये स्मॉलर हो गया, ये लार्जर हो गया, ये दोनों। और ये जो सराउंड कर रखा है, इसको सराउंड कर रखा है, ये हो गया हमारा फोकसिंग कप। ये फोकसिंग कप हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं और यहाँ से वो एनोड की तरफ स्ट्राइक होते हैं। तो ये हो गया हमारा कैथोड। ये इसमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए स्प्रिंग है, इसका हमने डायमीटर भी पढ़ा था, ये जो डायमीटर है इसका डायमीटर पढ़ा था हमने 0.2 mm, मतलब कि ये जो स्प्रिंग है सराउंड कर रही है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हो गई इसकी, ये इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये जो घुमाव है पूरा इसका, ये है 0.2 mm का। और जो इसकी लेंथ हो गई, ये हो गई 1 सेंटीमीटर या फिर उससे कम की। अब 2 है तो एक में 1 सेंटीमीटर या फिर एक में कम हो गई, तो ये इस तरीके से काम करता है।
और जो मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स हो गई उसमें ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट रहता है। ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट मतलब कि वो फिलामेंट को ऑटोमेटिक बूस्ट करता है, मतलब कि उसको ये पता होता है कि हमें लार्जर फिलामेंट से देना है या स्मॉलर फिलामेंट से देना है, जिससे कि जो फिलामेंट है उसके जलने की या फिर उसके वेपोराइज होने की जो चांसेस होती है वो कम हो जाती है और ओवरहीटिंग भी कम होता है, जिससे कि एक्स-रे ट्यूब की लाइफ बढ़ सके, मतलब एक्स-रे ट्यूब इतनी जल्दी खराब ना हो। अगर इसमें ज्यादा अगर हीटिंग हो गया, ओवर हीटिंग हो गया तो उसकी वजह से फिलामेंट जल जाएगा और एक्स-रे ट्यूब खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजें बचाने के लिए ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट का यूज किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है कि हाँ हमें कौन से वाले फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने हैं, फिर कौन से वाले फिलामेंट को हमें हीट करना है और कितना हीट करना है, वो सभी चीजें वो खुद कर लेता है। तो ये जो ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट है, जो ये डिवाइस होती है, इसकी वजह से जो हम फिलामेंट का करंट है इसको हम हमारे जो एक्सपोजर है उससे पहले हम डिजायर्ड लेवल पे ले जा सकते हैं, मतलब कि जितना हमें चाहिए उतना हम ले जा सकते हैं और उसकी वजह से जो हमारी एक्स-रे ट्यूब है वो भी ओवरहीट नहीं होगी। जो फिलामेंट करंट है, फिलामेंट के अंदर जो करंट होता है वो होता है 3 to 5 एम्पियर का। फिलामेंट को जो करंट दिया जाता है, फिलामेंट में जो करंट यूज होता है वो 3 to 5 एम्पियर का होता है और जिस इसका वोल्टेज होता है वो 10 वोल्ट का होता है। 10 वोल्ट का वोल्टेज और 3 to 5 एम्पियर का इसमें करंट दिया जाता है। ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले भी अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है कि फिलामेंट में कितना करंट यूज होता है, फिर कितना करंट दिया जाता है। तो ये होता है 3 to 5 एम्पियर और जो वोल्टेज होता है वो 10 वोल्ट्स का होता है। चलिए हम टंगस्टन के बारे में पढ़ लेते हैं। टंगस्टन सबसे बेसिक चीज है जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि टंगस्टन ही यूज होता है हमारी पूरी एक्स-रे ट्यूब में, तो उसके बारे में तो सबको पता होना ही चाहिए। क्या है टंगस्टन? एक एलिमेंट है जो कि हम एक्स-रे ट्यूब में यूज करते हैं, जो कैथोड और एनोड दोनों में यूज किया जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है 74 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370, मतलब कि 3370 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 5555 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टंगस्टन है इसके बारे में जो एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये ज्यादातर बार पूछा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं टंगस्टन के क्वेश्चंस, जिसमें एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पर अब हम बात कर लेते हैं टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो होना ही चाहिए कि टंगस्टन का ही यूज क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं करते हैं। कुछ भी यूज कर सकते हैं, कितने ही एलिमेंट होते हैं, कितने ही मेटल्स होते हैं, उनका भी तो यूज कर सकते हैं। टंगस्टन का क्यों करते हैं, तो ये चीज हम देख लेते हैं टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं। क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है। टंगस्टन जो एलिमेंट है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन करता है, जो कि दूसरे जो एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है, वो नहीं कर पाते हैं। और जो टंगस्टन है उसका एटॉमिक नंबर भी हाई होता है, देखिए 74 होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, 3370 बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो इसका संबंध ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट का, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो सकता है, वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा। जो उसका मेल्टिंग का जो पॉइंट है जहां पर जाके वो मेल्ट होगा वो बहुत ज्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3370 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और जो हमारी एक्स-रे ट्यूब में जो टेम्परेचर यूज होता है वो होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड यूज होता है। तो 3370 बहुत ज्यादा हो गया और 2500 बहुत कम हो गया, तो हमको उतना ऊपर तक तो जाना ही नहीं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। ये लॉन्ग लाइफ भी होती है इसकी, ठीक है। इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, मतलब ये इतने जल्दी तो मेल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो इस वजह से इसकी लाइफ भी लॉन्ग हो गई, ठीक है। और ये किसी भी तरह से, मतलब कि अच्छे से जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट किस तरीके से होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। तो स्प्रिंग जैसा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये इसको स्प्रिंग जैसा बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती, इजीली बन जाता है। तो एक और ये इसका गुण हो गया कि हाँ ये किसी भी शेप में इसको अपन बना सकते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। आज के लेक्चर में हमने कैथोड को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, कैथोड का कुछ भी नहीं छूटा है हमारे इसमें, कैथोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो एनोड पढ़ेंगे या फिर फोकसिंग कप के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि फोकसिंग कप के बारे में हम डिटेल पढ़ें या फिर थर्मोनिक इमिशन के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो आगे का लेक्चर जो भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल आप कैथोड के बारे में अच्छे से पढ़िए। कैथोड में जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, आगे के लेक्चर जैसे आते रहेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।